हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एकेडमी। एंड इन टुडेज लेक्चर और क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक एड के सिलेबस के बारे में। तो इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था सिलेबस ऑफ पब्लिक एड पेपर 1 सेक्शन ए एंड सिलेबस ऑफ पब्लिक एड पेपर 1 सेक्शन बी। टुडे हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 सेक्शन ए के बारे में, पब्लिक एड के सिलेबस की सीरीज में। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 सेक्शन ए, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए जरा पेपर 1 पेपर 2 में डिफरेंस क्या होता है। जो पेपर 1 है वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, क्लियर है। और जो पेपर 2 है दैट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, इट इज एप्लीकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन इंडियन कंटेक्स्ट, क्लियर है। यानी कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका बहुत सारा एस्पेक्ट हमको पढ़ना है पेपर 2 के अंदर। इसके अलावा हमें ये पढ़ना है कि पेपर 1 का जो हमने थ्योरी पढ़ा था, मैनेजमेंट का थ्योरी, ठीक है, पब्लिक एड का थ्योरी, उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे हम इंडियन कंटेक्स्ट में। ओके, चैप्टर्स का नाम इस तरह से है: इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सरकारी कंपनियां पीएसयू, यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार और उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, शासन, प्लान एंड प्रायोरिटी कैसे सरकार प्लानिंग करती है, पॉलिसी वगैरह बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब कि आज़ादी से अभी तक का जो जिला प्रशासन है उसका क्या क्या फेज है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए सिलेबस इन ब्रीफ हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला क्या है, पहला है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको पढ़ना है, सबसे पहली थ्योरी पढ़नी है आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट मेडिएवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न में पढ़ना है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पढ़ना है कि ब्रिटिश से क्या क्या हमने सीखा, तो लिगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कैसे इंडियनाइज हुआ पब्लिक सर्विस का, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्या क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है आपको इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ओके, सेकंड आपको पढ़ना है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पढ़ना है आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी, इसके बारे में हमें डिस्कस करना। सेकेंड चैप्टर है फिलोसॉफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है सैलिएंट फीचर्स एंड वैल्यू प्रीमाइसेस। फॉर एग्जांपल जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल, तो प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड है ये क्या है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक तरह से आधार है, फिलोसफी है, ठीक है। कोड क्या बताया था, कोड बताया था ट्रिपल एस डॉक्टर जूली एक्फ्राई, यानी कि वहाँ पे मेन कोड क्या क्या है, वहाँ पे सोवर्निटी, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ओके, जस्टिस, जूली, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये सब क्या है, इस वैल्यूज है, इस वैल्यू की जो वैल्यू है ये फाउंडेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर्स एंड वैल्यू प्रीमाइसेस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, सरकार के ऊपर लिमिट लगाता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि यदि हमारे यहाँ सरकारें जो है कानून के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करना चाहती है, या ऐसा कुछ प्रोविजन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का और सरकार उसको वायलेट करना चाहती है, ठीक है, तो इस केस में सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सरकार ने यदि ऐसा कर भी दिया उस लॉ को चैलेंज किया जाएगा और कोर्ट कैन नलीफाई, मतलब कि कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ को नलीफाई कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर ये पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है कि 1947 से लेकर अभी तक किस तरह से पॉलिटिकल कल्चर ट्रेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोएलिशन एरा, ठीक है, इमरजेंसी एरा, इसके अलावा नेहरूवियन एरा। तो डिफरेंट पीएम का जो रेजिम है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। 91 के बाद पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है, चूंकि 91 में हमारे यहाँ मेजर रिफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एलपीजी रिफॉर्म। ओके, ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, मतलब कि कैसे ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करेगा डेमोक्रेसी को, ठीक है, और डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या रोल होता है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसका मतलब सरकारी कंपनियां जैसे कि भेल, गेल, ये सब नाम सुना होगा आपने, एनटीपीसी, एनएचपीसी, इन सबको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो भी कंपनी सरकार के अंडर में उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे आया मॉडर्न इंडिया के अंदर, यानी कि आज़ादी के बाद। तो आपको पता है कि नेहरू जी वॉज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। उन्होंने बोला था कि हमारे लिए जो टेम्पल है वो क्या है, पीएसयू है, ठीक है, वो पीएसयू को टेम्पल मानते थे, ठीक है। वो बोलते थे कि जो ट्रेडिशनल टेम्पल या मॉस्क जो होता है उसको वो पूजा का प्लेस नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि हमारे यहाँ जो कंट्री की आधारशिला है, बैकग्राउंड है, वो क्या है, पब्लिक सेक्टर है। तो कैसे डेवलपमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर का मॉडर्न इंडिया के अंदर, कितने तरह का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है,
क्या क्या दिक्कतें हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑटोनोमी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, मतलब कैसे हम ऑटोनोमस बनाएंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट को। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो महारत्ना का मतलब क्या हुआ, मोर ऑटोनोमी। नवरत्ना मतलब थोड़ा सा लिस्ट ऑटोनोमी, ओके। और महारत्ना मैं क्या बता रहा था, महारत्ना, नवरत्ना, ठीक है। मिनी रत्ना मतलब और लिस्ट ऑटोनोमी। तो ये ऑटोनोमी का कैटेगराइजेशन है, ओके। कैसे हम उनकी जिम्मेदारी को तय करेंगे, कैसे उनका अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट के ऊपर, ओके। वो कमेटी क्या करता है, रिपोर्ट वगैरह बनाता है, उस रिपोर्ट को रखा जाता है पार्लियामेंट के पास। इवन जो पीएसयू है, पीएसयू क्या करता है, अपने रिपोर्ट को बनाता है, ओके। और उस रिपोर्ट पे क्वेश्चनिंग होता है, डिबेट होता है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म है, ओके। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एरा के अंदर किस तरह का पीएसयू होना चाहिए, मतलब कि पीएसयू का नेचर कैसे होना चाहिए, ताकि पीएसयू क्या करे कि ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर पाए। आ रहा समझ में। तो इम्पैक्ट क्या हुआ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का पीएसयू के ऊपर। और यदि पीएसयू सिक यूनिट बन रहा है, मतलब कि बीमार हो रहा है, तो कैसे उसको जिंदा किया जाए, ओके। कैसे उसका बेटरमेंट किया जाए, इसके लिए किस तरह की पॉलिसी को हमें अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चौथा जो चैप्टर है वो है आपका यूनियन गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार और उसका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको पढ़ना है। आप जानते हैं कि सरकार का 3 ऑर्गन होता है, ठीक है। तो सरकार का पहला ऑर्गन क्या होता है, पहला ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो सरकार का पहला ऑर्गन है लेजिस्लेटिव, जो कि लॉ बनाता है, जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सरकार का सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, जो क्या करता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट प्लस पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। थर्ड ऑर्गन क्या है, जुडिशरी है। तो जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी इन दोनों के ऊपर रेगुलेशन रखता है, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी इज अल्टीमेट एक्सप्लेनर, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, यदि वो उसको लेकर कहीं वेगनेस है, क्लैरिटी नहीं है, तो उसके बारे में रियल इंटरप्रिटेशन कौन करता है, जुडिशरी करता है। जुडिशरी के पास ये सब अथॉरिटी होता है। तो हमें पढ़ना है एग्जीक्यूटिव के बारे में, लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट के बारे में, जुडिशरी के बारे में, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये फंक्शन करता है, इसका वर्क प्रोसेस क्या है, और रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है तीनों के अंदर, ठीक है। इन तीनों के अंदर फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार ऑर्डिनेंस का मिसयूज किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है। लेजिस्लेटिव में क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर सीरियस डिस्कशन नहीं होता, ये लैग कर रहा है। जुडिशरी के अंदर क्या है, पेंडेंसी ऑफ केस बहुत ज़्यादा है, ओके। तो कैसे इसको एड्रेस किया जाएगा। इंट्रा गवर्नमेंटल रिलेशन, मतलब गवर्नमेंट का आपस में कैसा संबंध होता है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मतलब केंद्रीय सचिवालय, वहाँ पे क्या होता है कि हर मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, इट इज कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पीएमओ जो है प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एजेंसी है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इस पे कंप्लीटली कंट्रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ये जो बोर्ड, कमीशन, अटैच्ड ऑफिस और फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो ये सिलेबस है। चैप्टर नंबर 5 है प्लान एंड प्रायोरिटीज। तो क्या हुआ, जब हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस समय वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, 3 तरह का मॉडल था, ओके। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद जो घटनाएं हुई, वो घटनाएं क्या, तो पहली घटना है कि इमरजेंस ऑफ 2 मेजर पावर और सुपर पावर। तो पहला जो सुपर पावर है वो है कम्युनिस्ट, और ये है यूएसएसआर, करेंटली अभी रसिया है। सेकंड है डेमोक्रेट, या कैपिटलिस्ट भी आप इसको कह सकते हो। ये कौन है, यूएसए है, ये आपका यूएसए। एक दूसरी जो घटना हो रही है, दैट इज डीकोलोनाइजेशन। यानी एवरी कंट्री जो क्या कर रहा है, अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को, मतलब ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाह रहा है ताकि डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सबको सबको फायदा हो, ओके। और कंट्री जो कॉलोनाइजेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा पुअर हो गया है, ओके, उसको ट्रैक पे लाया सके, ये मेन पर्पस इसका, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि जैसे कि तो इंडिया में जो पीएम बने पंडित नेहरू, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम पीएम ऑफ, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू जी। He was highly inspired from economic development model adopted by USSR और रशिया।
इसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट मॉडल। क्या बोलते हैं इसको हम? सोशलिस्ट मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 ईयर प्लान होता है, मतलब कि 5 ईयर में गवर्नमेंट का क्या क्या एजेंडा है, ठीक है, इस पर वर्क किया जाता है। और इसके लिए एक बॉडी होती है प्लानिंग कमीशन। तो अब जो प्लानिंग कमीशन, उसका नाम चेंज हो गया है, अब उस बॉडी का नाम है नीति आयोग इंडिया के अंदर 2015 के बाद, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, पढ़िए क्या पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन एट यूनियन एंड स्टेट लेवल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि 1992 में हमारे यहाँ आया लोकल गवर्नमेंट। क्या आया? अच्छा हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि 93 में हमारे यहाँ आया, 92 में, सॉरी, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्या है, समझिए इस चीज़ को। पहले हमारे क्या था, गवर्नमेंट का 2 टायर था, ठीक है। तो पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, के नीचे कौन है, उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद गवर्नमेंट को 3 टायर में डिवाइड कर दिया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंटैक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। तो पहला हो गया स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होगा लोकल गवर्नमेंट। क्लियर है? लोकल गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट वाज फॉर रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज। 74th अमेंडमेंट एक्ट वाज फॉर अर्बन डेवलपमेंट, म्यूनिसपैलिटी, अर्बन डेवलपमेंट। क्लियर है? अर्बन डेवलपमेंट, ओके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अर्लियर जो लोकल गवर्नमेंट है, दे वर नॉट पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, बट 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद इनको क्रिएट किया गया। तो इनको क्रिएट किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इंडिपेंडेंट है ना, ऑटोनॉमी को प्रोवाइड की गई। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि अब ये क्या करेंगे, लोकल लेवल पे प्लानिंग करेंगे। तो उस प्लानिंग का मॉडल क्या, उसका क्या क्या सक्सेस है, क्या क्या फेलियर है, और क्या क्या लिमिटेशन है उसका। तो देखिए क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे पढ़ना है आपको सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन है। तीन एस्पेक्ट है। तो सेंट्रल स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होता है, गवर्नर के बारे में पढ़ना है आपको, पढ़ना है चीफ मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। इसके अलावा आपको पढ़ना है चीफ सेक्रेटरी के बारे में, स्टेट सेक्रेटरी के बारे में और डायरेक्टोरेट के बारे में। 7th चैप्टर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय से लेकर एलपीजी एरा के बाद और अभी तक, अभी का जो इंडिया है उसमें कैसे कैसे प्रोफाइल चेंज हो रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। तो चेंजिंग रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यूनियन स्टेट और लोकल रिलेशन कैसा होता है, इंपेरेटिव ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, दोनों में क्या इंटरलिंकेज है। इज द रिजल्ट ऑफ रिसवाइज अकेडमी, यू मे सी दिस, वी आर ऑफरिंग 1 to 3 year classroom program for UPSC and complete study material based on NCERT standard book, and test is available for prelims, mains, and in optional paper public at physics and PSIR. Okay, our branch is situated at Sundarpur, Darbhanga, Bihar. Okay, and for inquiry you may call on this number 7780037350. इसके अलावा क्लास जो है उसका मीडियम हिंदी इंग्लिश बोथ है। ओके, पेपर 2 के लिए सोर्स आपको फॉलो करना है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय अरोड़ा एंड गोयल, ARC रिपोर्ट एंड क्वेश्चन बैंक, एनी क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे मैंने अपना ऐड लगा रखा है, लेकिन यू आर फ्री टू बाई एनी क्वेश्चन बैंक, आपका चॉइस है। हमारे जो पब्लिक कोर्स होता है, कोर्स का ड्यूरेशन 1 ईयर होता है एंड हम कवर करते हैं यूपीएससी मेंस संसद यूएस नेट सिलेबस को। ड्यूरेशन का कोर्स 1 ईयर है, फी 35,000 है और क्लास अवेलेबल है रिकॉर्डेड लाइव इन ऑफलाइन मोड में। ओके, तो चलिए एक लास्ट पार्ट बच गया पेपर 2 सेक्शन भी, इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद ग्रेजुअली हम पब्लिक को धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करते जाएंगे यूट्यूब पे। एंड फॉर फुल कोर्स यू मे ज्वाइन दिस कोर्स। दिस इज द नंबर ऑफ इंक्वायरी 7780037350। थैंक यू।